क्वांटाइजेशन का एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। डेली लाइफ में आप हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है और आपके पास लिफ्ट नहीं है, तो हम जो जाते हैं हमेशा किससे जाते हैं? हमेशा सीढ़ी की मदद से जाते हैं, स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब वह एक्चुअली वही स्टेयर जो है एक क्वांटाइजेशन का एग्जांपल है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि क्लास 12 एनसीईआरटी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर 1। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो बेसिकली जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द सेंस कि उसमें जो भी आप चार्जेस कंसीडर करते हैं, स्पेशली जो सोर्स चार्ज होता है उसको हम रेस्ट स्टेट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जनरेट हो रहा है वो हमारा एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, दैट इज़ व्हाई इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है कि फर्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें तो वो जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो मैंने ऑलरेडी उसमें एक चीज़ लिख दिया है, जो कि हमेशा इस चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो टॉपिक्स है वो चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक्स मैंने लिया है। जैसे कि चार्जेस क्या है, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, चार्जेस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे। फिर उसके बाद से उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि चार्ज का नेचर कैसा होता है, क्या चार्ज जो है कौन कौन से लॉस को फॉलो करते हैं, जैसे एडिशन, चार्जेस का एडिशन कैसा होता है, कंजर्वेशन कुछ फॉलो करता है कि नहीं करता है। उसके बाद से क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। तो क्वांटाइजेशन का ये सभी जितना भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद से उसके बेस पे कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस क्या चीज़ है, चार्ज क्या चीज़ होता है। तो पहला एक चीज़ आया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस से मतलब मेरा है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होता है? ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो देखिए, ये जो चार्ज एक बेसिकली इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते होंगे कि मास क्या चीज़ होता है। जस्ट मैं कंपेयर करके बताना चाह रहा हूँ मास क्या होता है। मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको याद रखना है आपको, और मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा मास की वजह से ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी मासी ऑब्जेक्ट है m1 और यहाँ पे मासी ऑब्जेक्ट है m2, इफ दीज objects are separated by some finite distance, then what happen? It will exert a force on each other. उसको हम बोलते हैं it is a gravitational force। और वो gravitational force क्यों आता है? It is because of the mass property। ठीक है, तो मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर हम बात करें उसी तरीके से हमारा चार्ज क्या है? चार्ज एक एडिशनल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा जानना है कि चार्ज क्या चीज होता है। चार्ज जो है हमारा, यहां लिख देता हूं, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जब यहां पे दो मासेस को हम लेकर के आते हैं एक दूसरे के पास में, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में जब दो चार्जेस को आप अगर पास में लाएंगे तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जिसको आप चार्ज बोलते हैं? क्या है चार्ज? तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी किया वो किसने किया था? वो जे थॉमसन ने 1887 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद में ये एक सबसे बड़ा एक रिवोल्यूशन था, इनफैक्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। देखिए, चार्ज का प्रोड्यूस कैसे होता है? तो देखा यह गया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, बेसिकली, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक जैसे कि
आपका ड्राई सीजन में अगर हम बालों को कंघी जब करते हैं और फिर उसके बाद से वो जो कंघी को अगर हम बाल के पास में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे कि एक टाइप का हमारा अट्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है. सो इट इज अट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चार्ज. मतलब वहाँ पे एक चार्ज जनरेशन होता है जिसकी वजह से, यानी कि चार्ज जनरेशन इन द सेंस चार्ज का ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से आपका वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से आपका वो इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में लगने लगता है. ठीक है. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डेवलपमेंट हुआ साइंस में, वो डेवलपमेंट स्पेशली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था फिजिक्स में डेवलपमेंट होने का. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करें मटेरियल साइंस की, आप बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, आप बात करें अगर पार्टिकल फिजिक्स की या न्यूक्लियर फिजिक्स की, सभी में जनरली हम जो बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ही बिहेवियर के बारे में बात करते हैं. किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा तो मटेरियल कैसा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से बात होती है. तो हर एक में ऐसा हुआ कि यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी रहा वो बहुत ही एक अहम रोल अदा किया कि जो साइंस का बेसिकली जो ग्रोथ रहा उसमें. ओके. तो अब बात करते हैं कि हमारा जो एक जो चार्ज है, बेसिकली जो चार्ज है उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो रहा है, जो मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कर रहा है. तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की डिस्कवरी की अगर आप बात करें तो ये कैसे डिस्कवर हुआ होगा. मान लेते हैं कि जब जस्ट आपको, चूंकि सबसे ज़्यादा एंशिएंट जो आपका फोर्स नोन था पहले ज़माने में, या पहले जो लोगों को नोन फोर्स था वो था केवल ग्रेविटेशनल फोर्स था. राइट. दो मासेस को अगर आप पास में रखते हैं, दो मासिक ऑब्जेक्ट को अगर पास में रखते हैं, तो अगर एक मास यहाँ पे m1 है, एक मास m2 है और इनका डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होता है, इट इज gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट. इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका इस रिलेशन से दिया जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं कि कोई भी जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, अब देखिए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि चार्ज को हम हमेशा Q से रिप्रेजेंट करते हैं. इन जनरल चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अगर मान लें कि ये हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इस पे जो चार्ज है मान लेते हैं वो Q1 है. अच्छा, चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे या तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या तो इलेक्ट्रॉन को उस ऑब्जेक्ट से कहीं पे और लेकर के ट्रांसफर किया गया होगा. ठीक है. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आते हैं या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है. अब देखिए कि हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं. एक मान लेते हैं Q1 एक ऑब्जेक्ट है जिसपे जो चार्ज है वो Q1 है. दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं हमारा Q2 है. ये अगर हम मान लें. ठीक है. तो इनके बीच में जो हमारा एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगेगा. तो जनरली अगर आप मान लेते हैं कि आपको क्या था कि आपको जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको आइडिया था. राइट. जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आइडिया था, आपको और किसी फोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है. ठीक है. अब क्या होगा जब किसी फोर्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे. आपके पास जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इनके बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. इस ऑब्जेक्ट का अगर मास हम m1 मान लें, इस ऑब्जेक्ट का अगर मास m2 मान लें, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो gm1 m2 बाई r स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. लेकिन एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली ये देखा गया कि ये जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला इंट्रैक्शन है या जो लगने वाला इंट्रैक्टिंग फोर्स है, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा होता है. यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो फोर्स इसमें पाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज मच ग्रेटर देन द ऑब्जर्व फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस. ओके. तो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ हमारा देखा गया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. लेकिन क्या ये बोलना सही है कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ये चीज़ सही नहीं होगा. उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ही आएगा. यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को जब इन दोनों के बीच में निकाला जा रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फोर्स है उससे बहुत ज़्यादा कम है. ये कैसे पॉसिबल है. इसका मतलब यह हुआ कि इसके मास जो प्रॉपर्टी है, मास प्रॉपर्टी से भी एक अलग सा प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है. हो सकता है उसकी वजह से हमारा जो एडिशनल फोर्स इसके अंदर डेवलप हो रही है वो एडिशनल फोर्स वहां से आ रहा हो, और वो एडिशनल फोर्स जहां से आता है उसको हम बोलते हैं इट इज बेसिकली चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. तो यही चीज आया कि चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से वो जो एडिशनल फोर्स हमारा डेवलप हुआ, दैट एडिशनल फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स. समझ में आ गया कि नहीं आ गया. अब एक और डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक और जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. समझ में आ रहा नहीं आ रहा. ऑलवेज अट्रैक्टिव.
ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फोर्स में होता है वो इंटरेक्शन हमारा अट्रैक्टिव भी होता है या हमारा क्या होता है, रिपल्सिव होता है। ठीक है, ये दोनों चीज। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव वेयर एज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इसी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर की वजह से चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक बोला गया कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक बोला गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ओके, एक बोला गया हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि कब हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कब हमारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जब देखा गया कि जब दो आप सेम चार्ज को, सेम टाइप के चार्ज को जब लेके आते हैं एक दूसरे के बाद, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि, और दूसरा जब निगेटिव चार्ज को जब आप पास में लेके आते हैं तो इनके बीच में भी जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, वो हमेशा रिपल्सिव टाइप का फोर्स हमेशा लगता है। ठीक है, यानी कि सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, वो रिपल्सिव होता है। और जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पॉजिटिव हुआ, एक निगेटिव हुआ, या यहाँ पे निगेटिव रख दो आप, यहाँ पे पॉजिटिव रख दो, तो दोनों के बीच में जो हमारा, इन दोनों के पर्टिकुलर जो दोनों के बीच में हमारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी कभी एग्जाम में एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली आप ये चीजें कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कब जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। जैसे कि पहला चीज़ ये है कि चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज को हम इन जनरल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है कि चार्ज जो है वो जो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका चार्ज, ये चार्ज क्या वेक्टर है कि स्केलर है। सो इट इज़ अ डेराइव्ड क्वांटिटी एंड इट इज़ ए स्केलर। ओके, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। फिर उसके बाद से आता है इसका यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट किस में होता है या यूनिट क्या है इसका। तो हम बात करते हैं कि अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करें आप, तो एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है उसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक है, कूलम होता है, जिसको हम ऑफ कोर्स ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के ऑनर पे इस चीज़ को दिया गया है और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये जो कूलम है ये एक बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। यानी कि फिर उसके बाद से कुछ यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि स्मॉलर यूनिट क्या है चार्ज का, स्मॉलर यूनिट क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जैसा मिली कूलम हुआ, फिर उसके बाद से माइक्रो कूलम हुआ, फिर उसके बाद से नैनो कूलम कर सकते हैं आप, फिर उसके बाद से पीको कूलम आप कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। तो माइक्रो कूलम इन द सेंस इट इज 10⁻³ कूलम, मिली कूलम सॉरी, मिली कूलम का मतलब 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम इट इज 10⁻6 कूलम, एंड नैनो कूलम का मतलब 10⁻9 कूलम, एंड पीको 10⁻12 कूलम। इस तरीके से करके ये जो है चार्जेस का जो यूनिट है, स्मॉलर यूनिट्स ऐसा होता है। ओके, एक्चुअली अभी कूलम क्यों बड़ा यूनिट होता है उसको थोड़ा अभी हम लोग कुछ दूसरा इसमें जब पढ़ेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा इस चीज़ को। फिर उसके बाद से आता है कि इसका चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या चीज़ है। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो वो होता है जिसको हम बोलते हैं इट इज़ ए स्टेट कूलम। ओके, इसको याद रखना है, स्टेट कूलम, या इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कि चार्ज का कुछ जो और प्रॉपर्टीज़, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज का कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता है चार्ज। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, तो मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है Q इसके पास आ गया। ठीक है, अगर इसके पास पहले से ही हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज इसके ऊपर था और Q चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये जो इस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा वो होगा Q1 + Q। ये जस्ट इसको हम जैसे कि एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं उसी टाइप से हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। ठीक है, आपको चार्ज को साइन के साथ रखना होगा। साइन के साथ इन द सेंस कि अभी हमने बताया है कि जो चार्ज जो होता है वो दो टाइप का कंसीडर हम करते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आपने यहाँ पे कंसीडर किया नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज, ये प्योर कन्वेंशनल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन के सर के ऊपर जो है वो निगेटिव साइन लेके वो घूम रहा है। इट इज़ जस्ट प्योर कन्वेंशन। ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स बिहेवियर।
जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा हुआ कि जब सेम टाइप के चार्ज हैं, अगर चार्जेस के बीच में अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे। इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव। या जब चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो एक चार्जेस को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, एक को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, उसी टाइप से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे मैं बात करूं कि कोई भी जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उस पर मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम चार्ज था पहले, मान लेते हैं। फिर उसके बाद से मान लेते हैं कि Q2 इज इक्वल टू 1.5 कूलम चार्ज इस पर फिर से आपने ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, सो इट इज 5 कूलम प्लस 1.5 कूलम, सो इट इज 6.5 कूलम इस पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि चूंकि चार्ज दोनों टाइप के होते हैं कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं इसी में आपने पहले अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 था, अभी आपने एक Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया और ये है -2.5 कूलम आपने चार्ज इस पर दे दिया इस ऑब्जेक्ट पे, तब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो भी Q1 प्लस Q3 ही होगा। अब जस्ट इसको एल्जेब्रिक सम करना है, मतलब साइन के साथ आपको इसको रखना पड़ेगा। तो Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम एंड Q3 is equal to -2.5 कूलम, सो व्हाट इज दैट, इट इज 2.5 कूलम हमारा यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर आपका कुछ और चार्जेस को एक्स्ट्रा आप लेकर के आते हैं जस्ट तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो हो जाएगा जस्ट उसको एल्जेब्रिक एडिशन या साइन के साथ एडिशन कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि जो हमारा स्केलर एडिशन होता है, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से स्केलर एडिशन मतलब स्केलर एडिशन इन द सेंस 2 + 3 = 5, ठीक है, या 2 - 3 = -1, इस टाइप का एडिशन आपको करना होगा। ठीक है, जैसे वेक्टर एडिशन नहीं करना है, वेक्टर एडिशन इन द सेंस कि वेक्टर में 2 + 3 जो है 5 के बराबर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर 2 यूनिट का वेक्टर है और 3 यूनिट का वेक्टर है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एक्चुअली उसके एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम कि चार्ज का जो दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? नेट अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है, नेट अमाउंट ऑफ जो आपका चार्ज है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अच्छा, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज कंजर्व? कोई भी आपके पास एक मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसपे चार्ज ही नहीं है, लेकिन क्या ऐसा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सोडियम एटम कंसीडर कर लिया। सोडियम एटम अगर आपने कंसीडर कर लिया तो सोडियम में कितना होता है 11N23, सो दैट मीन्स यहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर उसके बाद से आपका 12 न्यूट्रॉन होंगे, राइट, यही ना। अब यहाँ पे क्या है कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज 0। सो यानी कि यहाँ पे जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एक्चुअली 0 है। तो उसको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर आपने एटम कंसीडर किया, उस एटम में जो ऐसा नहीं है कि चार्ज ही नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर ही अगर आप देख लें कि इसके अंदर आपके 11 प्रोटॉन हुए, राइट, और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर में आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो एक काम अगर हम करें कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, तो ये चीज़ है कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है और वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब बात करें इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता कितना है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपने बोला कि वो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन, तो जो इसका अमाउंट जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो कितना होता है, इट इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। चूंकि हम इसको निगेटिव मानते हैं तो इसीलिए हमने इसको निगेटिव साइन से ऐड कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में ये क्या है, मैग्नीट्यूड में ये जो है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है, ठीक है। अब बात करें हम कि जो हमारा प्रोटॉन है उस पर चार्ज कितना होता है, तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये होगा आपका जो प्रोटॉन है उस पे चार्ज। अब आप बताइए कि कोई जो सोडियम एटम आपने कंसीडर किया, उस सोडियम के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उस सोडियम के अंदर प्रोटॉन है या नहीं है, चार्ज तो है आपका, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। यहां पे देखें कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कंजर्व है कि नहीं है, तो 11 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 11 प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ड्यू टू द
प्रोटॉन। और फिर उसके बाद से क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के केस में वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है और इस पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन के साथ इसको ऐड कर देना है, तो जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली ये 0 हो गया। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज 0, ऑलवेज कंजर्व। नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हमारा, जब आप इसको न्यूट्रल बोल रहे हो तो इसका मतलब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए अब दूसरा वाला समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे सोडियम एटम ही हुआ हमारे पास, सोडियम एटम ही हुआ, इसके अंदर कितने प्रोटॉन थे, आपके 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर थे जो कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे थे, ठीक है। अब एक काम करें, एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये क्या था, एक ऐसा था कि ये न्यूट्रल आपका एटम है जो सोडियम एटम है। अब आप एक काम करें, इससे सोडियम से हमने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ पे रख दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज बताएं, इसमें जो है आपका कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 10 इलेक्ट्रॉन होगा और जो प्रोटॉन आपका होगा वो आपका 11 प्रोटॉन होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए 10 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 10 प्रोटॉन के चार्ज से बैलेंस हुआ और ये जो है एक प्रोटॉन का चार्ज जो है वो एक्सेस है इस पे। इसका मतलब ये जो एटम होगा सोडियम एटम वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बच गया है जो कि पॉजिटिव में है, इसलिए एक पॉजिटिव यहाँ पे लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है। अब यहाँ पे देखें फिर से भी नेट अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर है या नहीं है, तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज एक यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज 0। या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका 11 प्रोटॉन का चार्ज, फिर उसके बाद से प्लस यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 ही है, 1 ही जोड़ दिया आपने, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, सो इट इज ऑल्सो 0। 11 प्रोटॉन का चार्ज माइनस 10 इलेक्ट्रॉन और एक, तो 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गए और ये जो है आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज था वो 0 था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद भी जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ वो क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। तो हमेशा वही याद रखना है कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब ये हुआ कि आप एटम के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करो, वहां से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कहीं और फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ओके। अब जैसे अब एक चीज अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट इन एक होता है, अब हम बात करें एक दूसरे केस में कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। एक्चुअली पॉजिट्रॉन क्या होता है, क्योंकि वो एग्जांपल आ गया इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूं यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक पॉजिट्रॉन होता है। व्हाट इज दिस पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बोला जाता है पॉजिट्रॉन को। कि अच्छा प्रोटॉन एंटी पार्टिकल नहीं है भाई, प्रोटॉन में एंटी पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक आइडेंटिकल पार्टिकल ही होते हैं। आइडेंटिकल इन द सेंस ऐसे बोल रहा हूं मैं कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है और मास ऑफ यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन होता है वो दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है अगर ई है, ई इन द सेंस कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हैं कि मास इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और उस पर जो चार्ज है पॉजिटिव है। इसलिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और इसको हम जो है जो नाम दिया गया, ऑफकोर्स ये प्रोटॉन नाम नहीं है, ये है पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से रिएक्ट करके इसको हम पॉजिट्रॉन से जब इसका रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं कि एनाहिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन के साथ में जब एनाहिलेट किया जाता है, मतलब ये एक दूसरे से मतलब ऐसा हुआ कि टकराते हैं और टकराने के बाद में क्या होता है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस बिकम्स एनर्जी, ओके। तो क्या इस केस में भी चार्ज हमारा कंजर्व है या नहीं है, हमको ये देखना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस केस में अगर हम देखें कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन का एज ए सिस्टम अगर हम बात करें तो भी ये 0 हुआ। मतलब बिफोर द रिएक्शन दिस नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज 0, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो उसमें चार्ज है ही नहीं, सो इट इज 0। सो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर द रिएक्शन इज 0 एंड that means net amount of charge before and after reaction is 0, ठीक है। अब एक चीज़ और बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की थोड़ा सा जस्ट फील कराने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इसको याद रखना है। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये इसके ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है।
अब जरा सा हम एक चीज़ करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें, जस्ट फील करने की कोशिश अगर हम करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होगा वो कैसा होगा। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, यानी कि प्रोटॉन के मास को अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻27 आप किलोग्राम ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को आप क्या लिख सकते हैं, ये 9 है, इसको आप 10 मान लें तो ये हो जाएगा 10 यहाँ पे 10 हुआ और 10⁻31, दैट मीन्स 10⁻30 किलोग्राम। ये आपका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, ये आपका प्रोटॉन का मास हुआ। जस्ट इसको हम एक काम करें कि प्रोटॉन का मास डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम देखें तब क्या हुआ, प्रोटॉन का मास दैट इज 10⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻30 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल और ये ऊपर जाएगा तो -27 + 30 दैट मीन्स इक्वल टू 10⁻3, दैट मीन्स 1000। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा फील कीजिए आप कि अगर हम जैसे कंसीडर कर लें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये कंसीडर कर रहे हैं भाई, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 किलोग्राम, जस्ट फील करने के लिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 किलोग्राम है तो प्रोटॉन का मास कितना होगा। तो प्रोटॉन इज 1000 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम का प्रोटॉन होगा, 1000 किलोग्राम का इन द सेंस कि आपको पता है कि 100 किलोग्राम इज 1 क्विंटल, दैट मीन्स 10 क्विंटल के बराबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज 10 क्विंटल। अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम होता है तो प्रोटॉन का मास कितना होगा, ये 10 क्विंटल के बराबर है। सोचो प्रोटॉन का मास कितना ज़्यादा हैवी है, ठीक है, कितना ज़्यादा हैवी होता है। हाँ ओके, जस्ट ये मैं फील कराने के लिए बोल रहा था। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्वांटाइजेशन क्या चीज़ होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट। अगर डिस्क्रीटनेस पाया जा रहा है सिस्टम के अंदर तो उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली बात है कि अब ये डिस्क्रीटनेस क्या चीज़ होती है, क्या क्या मीनिंग हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है एक्चुअली। देखिए ये बोलता ये है कि क्वांटाइजेशन का जो रूल है कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ध्यान से सुनना है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर ए मान लें, दूसरा ऑब्जेक्ट बी मान लें, यहाँ से हमारा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो एलिमेंट्री चार्ज के टर्म्स में ही ट्रांसफ़र होगा। एलिमेंट्री चार्ज के टर्म्स में ट्रांसफ़र होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ वो एलिमेंट्री चार्ज क्या है, एलिमेंट्री चार्ज जो है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से आपने बोला कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके अंदर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ है। सेम चीज़ है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, फिर से बताता हूँ। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या चीज़ होता है कि जैसे ओके चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मुझे क्या करना है कि एक चॉकलेट का मेरे पास एक डिब्बा है, उस चॉकलेट को मुझे सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मतलब नहीं करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन मानने में क्या जा रहा है, तो मान लेते हैं कि सभी बच्चों में मुझे क्या करना है, चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब मैं सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसी भी बच्चे को अगर मैं खड़ा करके पूछूंगा कि आपको कितना चॉकलेट मिला, वो बच्चा मुझे क्या आंसर देगा, बच्चा या बच्ची जो भी है वो मुझे क्या आंसर देगा या क्या आंसर देगी, बताइए क्या आंसर होगा। तो जनरली जो आंसर आएगा वो किस में आएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर मुझे बोलता है कि मुझे 3 चॉकलेट मिला, कोई बोलेगा कि 1 चॉकलेट मिला, कोई बोलेगा 5 चॉकलेट मिला, कोई बोलेगा 10 चॉकलेट मिला। इस टाइप का आंसर होगा या नहीं होगा, हम इसी टाइप के आंसर को एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सो आंसर इज बेसिकली यस, हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसा ही होगा कि जितने भी बच्चे हैं कुछ इसी टाइप से हमारा आंसर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि बच्चों को जब पूछा गया कि कितना कितना चॉकलेट किसी को मिला, कोई बोल रहा है कि मुझे 1 चॉकलेट मिला, कोई बोल रहा है कि मुझे 2 चॉकलेट मिला, कोई बोल रहा है कि मुझे 3 चॉकलेट मिला, कोई बोल रहा है मुझे 5 चॉकलेट मिला, इस तरीके का। क्या किसी ने भी बोला कि उसको 1.2 चॉकलेट मिला है, या किसी ने भी बोला कि 1.5 चॉकलेट मिला है, किसी ने बोला कि 2.4 चॉकलेट मिला है या 5.02 चॉकलेट मिला है उसको? नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। यानी कि अभी देखिए यही बात है कि जो चॉकलेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटीजर है, जो चॉकलेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इंटीजर है। और इसी चीज़ को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं
कि आपका 1 के बाद डायरेक्ट 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या होगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। इस टाइप से अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तब इसको बोलते हैं इट इज ए क्वांटाइजेशन। उसके बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 के बाद में आपका 1.01 नहीं आएगा, 1 के बाद में 1.5 नहीं आएगा, 1 के बाद में 1.77 नहीं आएगा, 1 के बाद में आपका क्या आएगा, डायरेक्ट 2 आएगा, मतलब डायरेक्ट 4 भी आ सकता है। जैसे किसी को 1 मिला, किसी को 5 मिला, किसी को 10 मिला, यानी कि ये इंटीजर ही होगा हमेशा। इट इज ऑलवेज इंटीजर। और इंटीजर क्या, इंटीजर एक चॉकलेट, दैट मीन्स एक बच्चे को जो चॉकलेट मिला 2 इंटू दैट चॉकलेट, राइट, 2 इंटू दैट चॉकलेट मिला, और तीसरे वाले को मतलब ये दूसरे को क्या मिला है, दूसरे वाले को मिला 5 इंटू दैट चॉकलेट, राइट। मतलब चॉकलेट अगर ये है चॉकलेट तो 5 इंटू दिस वन, एक को अगर ये मिला तो ये अगर चॉकलेट है 2 इंटू दैट चॉकलेट, इसी टाइप का मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ जो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही होना है। आप इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते हो, समझ में आया नहीं, हाफ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन 1/2e कहीं पे ट्रांसफर हुआ, 1/5e कहीं पे ट्रांसफर हुआ, हमेशा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। जो क्वांटाइजेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होना है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज इट इज ऑलवेज इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए क्वांटाइजेशन। यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यानी कि आपका जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो एलिमेंट्री चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के ही टर्म में होगा और वो इंटीजर होगा। सो दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू ई। वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। तो ये जो है हमारा प्लस माइनस N इंटू ई में हमारा ट्रांसफर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर हमारा मान लेते हैं कि हमारा 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इसमें प्लस 10e चार्ज आ जाएगा और इसमें माइनस 10e चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ वो प्लस 10e, यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज होगा माइनस 10e के बराबर हो, यानी कि जो भी चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो किस में होगा, N इंटू ई में, जहाँ N की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 0 अगर आपने प्लस माइनस ले लिया यहाँ पे, तो N इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे आप करके जाएंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन का एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, डेली लाइफ में आप हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है और आपके पास लिफ्ट नहीं है, तो हम जो जाते हैं हमेशा किससे जाते हैं, हमेशा सीढ़ी की मदद से जाते हैं, स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब वह एक्चुअली वही स्टेयर जो है एक क्वांटाइजेशन का एग्जांपल है। तो ऐसा हुआ कि आप जो है स्टेयर्स के मदद से आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, तो आप स्टेयर्स को ऐसा बना सकते हैं क्योंकि लेट अस कंसीडर दिस इज ए स्टेयर्स, और इस पे आप नंबरिंग कर दीजिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है और 7 है, इस टाइप से करके हमारे पास है। अब देखिए जो पहला स्टेप आप रखेंगे वो 1 पे रखा, राइट 1 पे रखा। 1 के बाद आप कहाँ रखेंगे, 2 पे, 2 के बाद 3 पे, ऑफकोर्स 3 के बाद 5 पे भी रख सकते हैं, आपका पैर अगर लंबा है तो 3, फिर उसके बाद से 4 के बाद से 5। यहाँ पे यही एक्चुअली क्वांटाइजेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 के बाद में आपने 2 पे रखा, 1.2 पे आप रख के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो रख दो आप। 1.5 पे रख के दिखाओ अगर हिम्मत है तो, क्या होगा, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे अगर पैर ऑफ कोर्स फिसल जाएगा, क्योंकि कोई भी आपका 1.2 पे कोई भी स्टेट नहीं है जहां पे कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जहां पे आप पैर को रख सकते हो। हवा में पैर को आप तो नहीं रख सकते हो, ठीक है। यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्वांटाइजेशन। ओके, रिसेंटली एक चीज और डिस्कवर किया गया है कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ एलिमेंट्री चार्जेस का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए क्वार्क, ठीक है। क्वार्क्स बोला जाता है, वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल ये भी है जिसको हम क्वार्क बोलते हैं। मतलब सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन भी कुछ अदर पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ है चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में आ गया या नहीं आ गया। तो यहाँ पे जो क्वार्क्स होते हैं वो 6 टाइप के क्वार्क जनरली बोलते हैं। जैसे होता है UDS, फिर उसके बाद से CUD, ऐसा करके। मतलब ये होता है अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम, ये आपका क्वार्क हैं। इसमें जो है जो चार्जेस होता है, ऑफ कोर्स ये भी, इसमें भी जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि इसका 2 + 2/3e होता है, इसका 1/3e होता है, इसका -1/3e होता है, इसी टाइप से इन सभी का भी हमारा जो चार्जेस होता है। तो बात आती है कि तो फिर हम कैसे बोल रहे हैं कि ये जो है आपका क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करता है। आपका जो चार्जेस है, अमाउंट ऑफ चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो केवल ई के टर्म्स में हो रहा है। तो एक्चुअली ऐसा है कि इसका जो लाइफ
टाइम है, जो लाइफ ड्यूरेशन है इसका, इन सभी चीज़ों का, इन सभी एलिमेंट्री पार्टिकल का, वो बहुत ही कम होता है। इसलिए जो है ये एक स्टेबल फॉर्म में नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। और आप जो है जो कंसिडर करेंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एज ए एलिमेंट्री चार्ज आप कंसिडर करेंगे, कि हमेशा जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अब बात करें कि कुछ एग्जांपल ऑफ क्वांटाइजेशन ले लेते हैं, कि जैसे कि एक बॉडी आपके पास ए है और दूसरा बॉडी है हमारे पास बी, यहां से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, और इसको मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये पॉसिबल होगा? इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी? क्या ये ट्रांसफर पॉसिबल है या नहीं है? तो हम वही चीज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज ट्रांसफर है कि नहीं। अच्छा, अगर इसका आंसर कैसे होगा? अगर ये ट्रांसफर होता यहां से यहां पे, ये अमाउंट ऑफ चार्ज अगर ट्रांसफर होगा, तो ये इस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम किस में लिख सकते हैं? इस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम किस में लिख सकते हैं? हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके हमारा ट्रांसफर होगा। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम n की वैल्यू निकाल लें, और n अगर आपका इंटीजर अगर आ जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो पॉसिबल है ट्रांसफर होना, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लें कि तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू n ही होता है, इससे हम निकाल लेंगे। तो Q की वैल्यू क्या है? Q इज इक्वल टू है हमारा 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे n इंटू ई करेंगे। ई को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दे तो यहाँ हो जाएगा, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1.7 डिवाइडेड बाई 1.6, दैट इज 17/16, विच इज नॉट इंटीजर, जो कि इंटीजर नहीं है। यानी कि जो n की वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका फ्रैक्शन आ गया, और इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो ये इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज के करस्पॉन्डिंग अगर आप बोल रहे हो कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि लेट अस कंसिडर, क्या 2.8 अगर हम बात करें कि अब जो अमाउंट ऑफ जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो जो है आपका मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज जो है वो हमारा ट्रांसफर हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये चीज देख लेते हैं कि अगर यहां से यहां तक 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? तो सिंस Q इज इक्वल टू n इंटू ई, दैट मीन्स n इंटू ई इज इक्वल टू 2 कूलम, सो n इज इक्वल टू कितना होगा? 2 कूलम डिवाइडेड बाई ई, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हम रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा? कूलम से कूलम कैंसिल, सो इट इज 220/16 इंटू 10⁻⁹, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 5/4 इंटू 10⁻⁹, और ये कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, 1.25 इंटू 10⁻⁹, और ये हुआ n। क्या ये तो फिर से वही आ गया कि यहाँ पे 1.25 आ रहा है, तो 1.25 अगेन इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो क्या ये चीज मतलब ये हुआ कि क्या 2 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा? अब आप सोच के बताइए क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1.25 है। तो कुछ बच्चे एक्चुअली आंसर जान गए होंगे कि मतलब जो है ये जो 1.25 है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 1.25 नहीं देखेंगे, यहाँ पे 10⁻⁹ देखेंगे। एक्चुअली 10⁻⁹ होने की वजह से ये 1.25 क्या उसके बाद से अगर 10 डेसिमल भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंटीजर के बारे में जानना है, तो ये जो आपका ऑर्डर है, इस ऑर्डर को पहले आप देखिए। यहाँ ऑर्डर क्या है? 10⁻⁹। इसमें से 2 जीरो, मतलब यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 2 जीरो निकाल करके यहाँ पे रख दीजिए, तो 125 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्या ये इंटीजर नहीं लग रहा है? 125 इंटू 10⁻⁷, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चलिए लिख ही देता हूँ 15, और इसमें कितना जीरो है? 10⁻⁷। मतलब ये हुआ कितना जीरो करना पड़ेगा आपको? 17 टाइम्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या ये इंटीजर नहीं है? इंटीजर का चचा है ये। ठीक है, तो ये जो है हमारा सबसे काफ़ी बड़ा इंटीजर है, दैट मीन्स 2 कूलम ऑफ जो चार्ज होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको इन जनरल क्या होता है, मैंने देखा है बच्चे जो है क्या करते हैं, ये चीज़ आ जाती है 1.25 और बोलते हैं क्योंकि 1.25 इंटीजर नहीं है, इसलिए जो है ये आपका चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस ऑर्डर ऑफ दिस वन। तो अगर ये ऑर्डर को ही आपको देखना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ लास्ट इसका मैं बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा कि जैसे मैंने एक चीज़ बोला था कि जो कूलम जो चार्ज होता है, जैसे कि 1 कूलम, ये जो चार्ज है ये काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए हम छोटे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं कि ये बड़ा यूनिट क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि जिसको आपको फील करना है, ठीक है, फील करना, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया फील।
10⁹ electrons are transferred from one body to other. How much time is required to get 1 coulomb of charge? मतलब ये हुआ कि एक बॉडी आपका है, एक बॉडी से आपका 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है आपका दूसरे बॉडी के अंदर। मान लेते हैं कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ इस बॉल में जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। इस बॉल के अंदर जो बॉल है आपका है, इस बॉल के अंदर 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? अभी आप 1 कूलम चार्ज को आप जो है एक फील कर पाएंगे कि ये कितना बड़ा जो है यूनिट होता है। तो देखिए 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैंने लिखा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ एक्चुअली 100 करोड़ और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 1 मिलियन नहीं सॉरी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इट इज नॉट मिलियन, इट इज 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में। तो इसको 1 कूलम बनने में कितना जो है आपका टाइम लगेगा वही पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में, 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में आपका कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 कूलम जो ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले एक चीज निकालने हैं कि 1 कूलम में कितना आपका अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो सिंस Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है, सो N इज इक्वल टू Q अपॉन E के बराबर होगा, और Q जो है आपका 1 कूलम है और E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 0.625 करके आएगा, आप करके देख सकते हैं। हाँ ठीक ही है, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻19। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हुआ आपका n 1 कूलम पे आपका कितना अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्ज के करस्पॉन्डिंग कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस मच इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में, तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो दैट मींस 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? इसका मतलब कितना होगा 0.625 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 10⁻9, और ये किस में आएगा? सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 और -9, और ये आपका सेकंड में दैट इज 10⁻10 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड में आ रहा है हमारा, ठीक है, सेकंड में आ रहा है। जस्ट इसको एक चीज करना है कि चूंकि फिर भी हम फील नहीं कर पाएंगे कि ये जो है वो टाइम कितना बड़ा है, 10⁻10 सेकंड के ऑर्डर का है, लेकिन है कितना। अभी देखिए इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इवन मिनट में, आवर में नहीं, इवन डे में नहीं, मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा। ये कितना है? तो आपको पता है कि 1 ईयर में आपका 365 डेज होता है, और 1 डे में आपका 24 आवर, इसका मतलब पूरा आवर में कन्वर्ट होगा। 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। इसका मतलब ये जो है 1 ईयर इज इक्वल टू दिस मच सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें डिवाइड कर दें तो ये जो आंसर आएगा वो ईयर में आ जाएगा। सो जो ईयर आएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.625 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 6 दैट इज 3600, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो ईयर में आएगा। और जब ईयर में आएगा, इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, तो ये ऑलमोस्ट 198 ईयर आता है, 198 ईयर्स। अभी देखिए हमको फील नहीं हो रहा था ये चीज़ कि इतना जो सेकंड होता है वो 198 ईयर्स के बराबर है, यानी कि 1 कूलम मतलब क्या हुआ? सोचिए कि 1 बिलियन पर सेकेंड इस बॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पर सेकेंड इस बॉल के अंदर 1 बिलियन 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में इस बॉल के अंदर आ रहा है। लेकिन इस बॉल में 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज को जमा होने में कितना टाइम लग रहा है? 198 साल या 198 ईयर्स। और ये 198 ईयर्स का मतलब आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 200 साल हो गए। 200 साल होने का मतलब हुआ करीब 3 पुश्तें तो आराम से जाएंगी, ऑलमोस्ट 2 तो चली ही जाएंगी। तो अब देखिए, यानी कि अब यहाँ पे आपको फील आएगा कि बेसिकली 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो अब मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको कि आज जो है हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट चार्जेस के बारे में हमने बात किया कि चार्ज क्या है, उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, उसके नेचर के बारे में, फिर उसके बाद से उसका जो कुछ प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल एडिटिव प्रॉपर्टीज़, कंजर्वेशन लॉ एंड क्वांटाइजेशन को हमने समझा। तो और बेसिकली हमने फील करने की कोशिश किया कि जो 1 कूलम अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है वो
कितना बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। मैं सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।